इज़ नेहा और हम एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का सॉल्यूशंस पढ़ने आए हैं। ठीक है, हम ऑलरेडी इसका पूरा चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं एंड नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, मेरी आवाज़ थोड़ी दबी हुई है, मेरा गला ख़राब है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर माई वॉइस, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू तो आपको थोड़ा सा अच्छे से बता पाऊँगी। ठीक है, तो लेट्स कमिंग to the question number 1. State any one reason why during the phase of proto-industrialization the merchants could not expand production within towns. देखिए, यहाँ पे आपके क्वेश्चंस मैंने 10 to 12 तक के 1 मार्क के रखे हैं, जो आपके 30 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 है कि एक ऐसा रीज़न बताना है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बीच में जिसमें मर्चेंट्स अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाए थे शहरों में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था टाउन्स में जो था अर्बन क्राफ्ट एंड जो ट्रेड गिल्ड्स थे वो बहुत पावरफुल हो चुके थे एंड वो जो ट्रेंड क्राफ्ट्स पीपल थे तो उनको कंट्रोल करने लगे थे, उनके प्रोडक्शन पे कंट्रोल करने लगे थे। ठीक है, कंपटीशन को रेगुलेट करने लग गए थे, प्राइसेस को रेगुलेट करने लग गए थे। ठीक है, और उसके बाद मतलब जो लोग थे उनको ना ट्रेड में एंट्री करने से रोकने लग गए थे। तो एक तरह से पूरा जितने लोग चाहते थे एंट्री करना वो नहीं कर पा रहे थे, उनको उनके मन माफिक प्राइस नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उन लोगों के साथ थी, इस वजह से जो था प्रोडक्शन एक्सपैंड नहीं कर पा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आता है हु वॉज अ स्टेपलर। स्टेपलर क्या थे? स्टेपलर होते थे जो फाइबर जो a person who staples or sorts wool according to its fiber. ठीक है, वूल को सॉर्ट करते थे, सॉर्टिंग का काम करते थे उसके फाइबर के अकॉर्डिंग। तो आपको सिर्फ इतना ही सा लिखना है, पर्सन हु स्टेपल्स और सोर्ट्स वूल अकॉर्डिंग टू इट्स फाइबर। ठीक है, देन आता है क्वेश्चन नंबर 3, हु इज अ फुलर। फुलर क्या थे? अ पर्सन हु फुल्स और गैदर्स क्लोथ बाय प्लीटिंग। प्लीटिंग एक प्रोसेस होती है क्लोथिंग में। ठीक है, उसको क्या करते थे? गैदर करते थे, मतलब एक साथ गैदर करना, मतलब फुल एक साथ करना। तो आप समझो फुलर से फुल्स वर्ड याद रखना, अ पर्सन हु फुल्स क्लोथ्स बाय प्लीटिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, बाय हुम द कॉटन मिल वॉज क्रिएटेड। तो रिचर्ड ऑकराइट, यह मैं आपको बता चुकी हूँ। वाई डिड द टेक्नोलॉजी चेंजेस अकर स्लोली इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में इतना स्लोली क्यों हो रहे थे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस? ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अकर्ड स्लोली इन ब्रिटेन बिकॉज इट वॉज एक्सपेंसिव and merchants and industrialists were cautious about cautious about using it। क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी नई नई आई थी, मशीन्स नई नई आई थी, तो लोग थोड़ा कतराते थे उसको यूज़ करने के लिए, इसीलिए वो टेक्नोलॉजी जो थी बहुत स्लो थी उस समय पे। सिर्फ एक रीज़न देना है तो आप यही बता सकते हैं कि एक तो वो एक्सपेंसिव बहुत था एंड टेक्नोलॉजी वॉज वेरी न्यू, तो लोग थोड़ा हिचकिचा रहे थे यूज़ करने में। Then by whom was spinning jenny devised? Spinning jenny किसने बनाया था? जेम्स हैग्रीव्स ने in 1764। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है मेंशन एनी वन रीजन दैट लेड टू क्लैशेस बिटवीन वीवर्स एंड गोमस्तास। गोमस्तास क्या थे? जो दोनों के मीडिएटर्स थे, या आप कह लो कि जो कंट्रोल कर रहे थे उस समय। ठीक है, वीवर्स को, तो वीवर्स एंड गोमस्तास के बीच में क्लैशेस क्यों हो रहे थे? उसका एक रीज़न है द गोमस्तास वर आउटसाइडर्स विद नो लॉन्ग टर्म सोशल लिंक विद द विलेज। क्योंकि वो बाहर से आए हुए थे, विदेशी थे, अंग्रेज थे, तो उनका किसी तरह का सोशल लिंक नहीं था वीवर्स के गांव से, मतलब वो जो जहाँ पे रहते थे उनके जगहों से कोई रिलेशन नहीं था। वो बहुत एरोगेंटली बिहेव करते थे एंड वो जो थे मार्च इनटू विलेजेस विद सिपॉय। सिपॉय मतलब सिपाही, और जो साथ में उसके प्यून्स वगैरह रहते थे, एंड पनिश्ड वीवर्स फॉर डिले इन सप्लाई। जब भी सप्लाई में डिले हो जाता था तो वो वीवर्स को मारते पीटते थे कि हमारा जितना टारगेट है उन्हें पूरा करना है। तो इस तरह से वो मारपीट करके अपना टारगेट पूरा करवाते थे। तो इस तरह से ये आप एक रीज़न लिख सकते हैं, बहुत डोमिनेटिंग थे। ठीक है, देन विच मिल वॉज स्टार्टेड इन कानपुर इन 1860s। एल्गिन मिल
कानपुर में स्टार्ट हुई थी। फिर नेम अ फ्यू लीडिंग अर्ली इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया इन द 19th सेंचुरी। तो इसमें आप द्वारकानाथ टैगोर का नाम लिख सकते हो, दिनशॉ, देन जमशेदजी टाटा एंड सेठ हुकुमचंद। ये 4 नाम आप लिख देना। ठीक, कुछ भी बताने हैं तो 3 या 4 नाम इनफ है। फिर है व्हाट वाज द मेन फंक्शन ऑफ अ जॉबर। जॉबर क्या होता था? जॉबर के नाम से आपको पता चल रहा है ये एक रिक्रूटर होता था, जो कि उस समय पे जो कंपनी जो फैक्ट्रीज थी उनमें लोगों को रिक्रूट करता था, नए रिक्रूटर्स लेके आता था जो स्किल्ड होते थे, जो कंपनी में बेटर काम कर सकते थे। व्हाट वाज द मेन एडवांटेजेस ऑफ द फ्लाई शटर। फ्लाई शटर के एडवांटेजेस क्या थे? It made possible for weavers to operate large looms and weave wide piece of clothes. एक फ्लाई शटर मैं आपको समझाया था जो हैंडलूम के टाइम पे यूज होता था, तो वो लार्ज लूम क्रिएट करता था एंड जो क्लोथ कपड़े होते थे ना वो बड़े लेवल पे उनको वीविंग करना सकते थे, उससे कर सकते थे। ठीक है, तो आप एडवांटेज में आप ये लिख सकते हो लार्ज लूम को ऑपरेट करना, देन जो बड़े कपड़ों को वीव करना। ये 2 एडवांटेजेस थे। Between 1900 and 1940, which class of weavers were in a better position and why? वीवर्स जो थे 1940 के बीच में बेटर हो गई थी उनकी कंडीशन। ठीक है, क्यों? वीवर्स हु प्रोड्यूस कोर्स क्लोथ वर इन अ बेटर पोजिशन बिकॉज द कोर्सर क्लोथ्स वर बॉट बाय द पुअर एंड इट्स डिमांड फ्लक्चुएटेड वायलेंटली। क्योंकि उस समय पे जो क्लोथ्स बन रहे थे, जो कोर्सर क्लोथ्स बन रहे थे, वो गरीब अफोर्ड कर पा रहे थे और वो खरीद रहे थे, तो वीवर्स की एक तरह से आमदनी बढ़ रही थी। एंड वो अब थोड़ा, पहले तो ब्रिटिशर्स की वजह से काफ़ी बुरे हाल हो गए थे, बट मोनोपोली के अलावा जब इनकी कंडीशंस बेटर होने लगी, जब खरीदा जाने लगा, उसकी डिमांड बढ़ने लग गई, तो इनका थोड़ा सा बेटर हो गई थी कंडीशन फाइनेंशियली। ठीक है, देन आता है आपका नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? इंडस्ट्री में जो पहले भी काम होते थे, भले वो मशीन से नहीं होते थे, फैक्ट्रीज में नहीं होते थे, बट होते थे। ठीक है, तो अर्ली फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को ही आप प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। थोड़ा वर्डिंग में देख लेते हैं। दिस वाज द अर्ली फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द यूरोप एंड इंग्लैंड when there was large-scale industrial production for an international market. This was not based on factories. Many historians refer to this phase as proto-industrialization. जैसा कि मैंने बताया आपको कि जब पहले से भी होता था, बस वो फैक्ट्रीज में नहीं हो रहा था, इसी को हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं। काम तब भी होता था, काम अब भी होता है। फीचर्स इसके देख लेते हैं। इट वॉज डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, इट वॉज पार्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ कॉमर्शियल चेंजेस। उस समय बहुत सारे कॉमर्शियल चेंजेस आ रहे थे। ठीक है, और ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम था प्रोडक्शन का। इसमें एक जगह काम नहीं हो रहा था, इसमें सब जगह, मतलब घर घर में काम होता था। कोई एक जगह, कोई ऐसा नहीं था फैक्ट्री है उसके अंदर 10 लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। 10 लोग एक घर पे काम कर रहे हैं, या एक लोग जो है 10-10 जगहों पे जाके भी काम कर रहा है, ऐसा होता था। कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन वॉज इन द हैंड ऑफ मर्चेंट्स। उस समय मर्चेंट्स थोड़ा कंट्रोल में रखते थे, तो सारा प्रोडक्शन का कंट्रोल तो मर्चेंट्स के हाथ में था। दैट वॉज गुड ओनली एंड गुड्स वर प्रोड्यूस्ड बाय अ वास्ट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स वर्किंग इन देयर फैमिली फार्म्स, नॉट इन फैक्ट्रीज। जो सामान बन रहा था वो घरों के अंदर बन रहा था, हाथ से बन रहा था, एंड उसमें फैक्ट्रीज का कोई लेना देना नहीं था। उस समय मशीनरीज, फैक्ट्रीज का कोई अता पता नहीं था। फैमिली, पूरी फैमिली इन्वॉल्व रहती थी, बच्चे, उनके माँ बाप एंड जो रिलेटिव्स होते थे साथ में रहते थे, वो सारा काम करते थे। तो फैमिली लेबर रिसोर्सेज वहाँ पे रहते थे। एंड at each stage of production, spinning, dyeing, etc., 20 to 25 workers were employed in by each merchant. स्पिनिंग एंड डाइंग जो प्रोसेस हुआ करती थी प्रोडक्शन में, टेक्सटाइल प्रोडक्शन में, उसमें 20 से 25 लेबर तक के मर्चेंट एम्प्लॉयमेंट देता था। दिस मीन्ट दैट ईच क्लोथियर वाज कंट्रोलिंग हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स। मतलब जो एक क्लोथिंग बन रही है
ठीक है, एक जगह जो बन रहा है वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स काम करते थे, कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था, इस तरह से कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रखा था. By working for the merchants, worker could remain in the countryside and continue to cultivate their small plots. Income from proto-industrial production supplemented their income from cultivation. लोग क्या करते थे कि जब इस तरह से काम हो रहा था ना, तो अपने गांव में ही रह के काम करते थे, साथ में वो ये सब भी काम करते थे, उनकी खेती भी चलती रहती थी, तो मल्टीपल काम उस समय हो जाया करते थे, क्योंकि उन्हें अपने गांव से बाहर नहीं निकलना है, कंट्री साइड से बाहर नहीं निकलना है. ठीक है, तो एक साथ में कई चीज़ें हो गई, तो एक तरफ तो एम्प्लॉयमेंट में मिल गया, दूसरी तरफ उनकी खेती वेती एंड जो अलग जो काम वो कर रहे थे वो भी चालू रहते थे. देन आता है क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डिड द जॉब सीकर्स स्पेंड देयर नाइट्स इन ब्रिटेन. ब्रिटेन में जॉब सीकर्स कैसे रहते थे, क्योंकि वहाँ पे उस समय कैसा चल रहा था कि लोगों को वैसे काम मिल रहा था ना, पीरियड्स ऑफ टाइम पे काम मिलता था एंड जल्दी मिलता भी नहीं था. तो उस समय कैसे उन लोगों की रातें बेचारों की बीती थी, दैट स्ट्रगल यू हैव टू डिस्क्राइब. तो ये आ चुका है 2016 से 17 के बीच में, 16-17 के सेशन में, मतलब मैनी जॉब सीकर्स हैड टू वेट वीक्स स्पेंडिंग नाइट्स अंडर ब्रिजेस और इन नाइट शेल्टर्स. जब वो उस बीच में, जब उनके पास काम नहीं हुआ करता था, तो वो ब्रिजेस के अंदर में एंड नाइट शेल्टर जो रैन बसेरे होते थे ना, उसमें रहते थे. द शेल्टर्स वर मेंटेन अंडर द सुपरविजन ऑफ पुअर लॉ कमिश्नर्स फॉर द डेस्टिट्यूट वेफेयर्स wanderers एंड फाउंडिंग्स. उस समय गवर्नमेंट इतनी अच्छी नहीं थी, बहुत पुअर मैनेजमेंट हुआ करता था, तो उन्हीं के सुपरविजन में उन शेल्टर्स में उनको रहा करते थे. Staying in these warehouses was a humiliating experience. Everyone was subjected to medical examination to see whether they are carrying disease. Their bodies were cleansed and their clothes purified. They had to also do hard labor. उस समय ऐसा नहीं था. उस समय जैसे कि आप जैसे भी आए हैं आप बैठ जाओ, उस समय बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते थे, मेडिकल एग्जामिनेशंस होते थे, उनको एग्जामिन किया जाता था, उनको कोई बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से वो वहाँ पे बैठ के ऐसा ना हो 10 लोगों को और फैला दें. बॉडी क्लीन होनी चाहिए, कपड़े साफ होने चाहिए, ऐसे लोगों को ही रैन बसेरे में रहने की जगह मिलती थी. एक तरह से उनको बहुत हार्ड लेबर भी उस समय करना पड़ता था. सम स्टेड इन नाइट रिफ्यूजीज दैट वर सेट बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स. प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो रैन बसेरे बनाते थे, उसमें भी कुछ लोग रहा करते थे. सम वेंट टू कैजुअल वार्ड्स मेंटेन बाय द पुअर लॉ अथॉरिटीज. कैजुअल लॉ हुआ करते थे. अब आप सोच लो, ठंड के टाइम पे अगर प्रॉपर ओढ़ने को नहीं है, प्रॉपर रहने को नहीं है, तो लेबर्स की स्थिति तो काफ़ी ख़राब हो रखी थी उस समय. जॉब जॉब करना तो दूर की बात है, पहले ये वहाँ तक पहुँचने के बहुत सारे स्ट्रगल्स उनको निपटाने पड़ते थे, उससे निपटना पड़ता था. ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप कुछ पॉइंट्स इसमें लिख देना. ठीक है, इसके 80 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो आप ये चीज़ को ध्यान में रखना, पूरी कहानियाँ मत लिखना. ठीक. क्वेश्चन नंबर 3. डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग एंड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन ब्रिटेन आफ्टर 1840s. कौन कौन से फैक्टर्स थे जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई थी 1840 में. बिल्डिंग एक्टिविटी वॉज इंटेंसिफाइड इन द सिटीज. क्या हो गया था, बिल्डिंग्स बनने लगी थी. जब अर्बनाइजेशन बढ़ रहा था तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनेंगी, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट्स मिल गए थे. रोड्स बन गई थी, चौड़ी रोड हुई जा रही थी. ठीक है, रेलवेज रेलवेज आ गए थे लाइमलाइट में, तो रेलवे स्टेशन बन रहे थे, रेलवे लाइंस बिछाई जा रही थी एंड टनल्स बन रही थी. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लिख दो, जिसमें आप ये सब चीज़ें लिखोगे जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई थी. ओके. ड्रेनेज एंड सीवर्स हो रहे थे. रिवर्स एम्बैंक्ड. A large numbers of workers were employed in above activities. The number of workers employed in the transport industry doubled in the 1840s and doubled again in the subsequent 30 years. ठीक है, इस तरह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप कर रही थी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन डबल हो गया था और एम्प्लॉयमेंट भी डबल हो गया था नेक्स्ट 30 ईयर्स तक भी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द रिजल्ट्स ऑफ क्लैशेस बिटवीन द गोमस्तास एंड वीवर्स. ओके, उसके जो पहले हमने क्लैशेस के रीजंस बताए थे, अब हम रिजल्ट्स बताते हैं कि उसका फ़र्क क्या पड़ा था जब वो मस्ताज और वीवर्स के बीच में क्लैशेस हो गए थे. इन मैनी प्लेसेस इन कार्नेटिक एंड बंगाल वीवर्स डिजर्टेड विलेजेस एंड माइग्रेटेड. ठीक है, जब
दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए, तो उस समय वीवर्स जो थे वहाँ से निकल गए, उनको नहीं वहाँ पे जम रहा था। सेटिंग अप लूम्स इन अदर विलेजेस वेयर दे हैड सम फैमिली रिलेशंस। जो कि गोमस्ताज बाहर के थे, विदेशी थे, अंग्रेज थे, तो उनको वो ग्राउंड लेवल पे वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे विलेजर्स के साथ, वीवर्स के साथ में। तो विलेजर्स ने सोचा कि अब इनको छोड़ ही देना बेटर है, और वो किसी और विलेज में नए सेटअप के साथ, नए अच्छे फैमिली रिलेशन के साथ काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कुछ प्लेसेस में क्या होता है, वीवर्स अलोंग विद द विलेज ट्रेडर्स रिवोल्टेड अपोजिंग द कंपनी एंड इट्स ऑफिशियल्स। जो कंपनी और उसके ऑफिशियल्स थे उसके खिलाफ रिवोल्ट कर देते हैं कुछ विलेजर्स, क्योंकि वो अपना कंट्री साइड नहीं छोड़ना चाहते हैं, और वो उसके खिलाफ में अपोज करते हैं, अपने सप्रेस के खिलाफ में। ओवर टाइम मैनी वीवर्स बिगेन रिफ्यूजिंग लोन्स। जो लोन्स हो रहे थे, लोन्स को भी कुछ वीवर्स ने उस समय रिफ्यूज करना स्टार्ट कर दिया था। कुछ जगहों पे वीवर्स क्लोज देयर डाउन देयर वर्कशॉप्स एंड टुक टू एग्रीकल्चर लेबर। जो स्किल लेबर्स थे उस समय पे, उन्होंने अपना वर्क ही छोड़ दिया था बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स जो वो मस्ताज उनके लिए क्रिएट कर रहे थे, जो प्रेशराइज किया जा रहा था। तो उन्होंने अपने ये स्किलफुल जो काम था वर्कशॉप्स का, ये छोड़ दिया था, वीविंग छोड़ दी थी, एंड वो कल्टीवेशन में, मतलब एग्रीकल्चर के लेबर में आ गए थे। ठीक है, then I have question number 5. Why did Indian businessmen manufacturer avoid competing with Manchester goods in the Indian market? इंडियन मार्केट में के जो मैनचेस्टर्स थे, जो बिजनेसमैन थे, वो मैनचेस्टर गुड्स को अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया। मैनचेस्टर गुड मतलब जो मशीन में सामान बनता था। ठीक है, तो इसके रीजंस आप लिख देना। एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी देयर वाज वर्चुअली नो इम्पोर्ट ऑफ कॉटन। ठीक है, इम्पोर्ट नहीं हो रहा था 18th सेंचुरी में, के ख़त्म जब हो रहा था उस समय पे कॉटन पीस गुड्स का जो रॉ मटेरियल था उसका इम्पोर्ट नहीं हो रहा था। ठीक है, बट बाय 1870 50% तक बढ़ गया था। तो उस समय इंडियन बिजनेसमैन ने मैनचेस्टर गुड्स को अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया था, एंड उसके रीजंस ये थे, द मार्क वॉज ग्लटेड विद द मार्केट वॉज ग्लटेड विद मैनचेस्टर इम्पोर्ट्स। मार्केट भरा हुआ था मैनचेस्टर के गुड्स से। ठीक है, मैनचेस्टर गुड्स से के इम्पोर्ट से भरा हुआ था। प्रोड्यूस्ड बाय मशीन्स एट लोअर कॉस्ट, द इम्पोर्टेड कॉटन गुड्स वर वेरी चीप एंड दैट द वीवर कुड नॉट इजीली कम्पीट विद देम। क्योंकि मशीन से बन रहा था, और वो लोग ना इम्पोर्ट ड्यूटी भी नहीं लगाते थे, यहाँ पे आया और सीधे बिक जाता था, तो सस्ता भी बिकता था। तो जो यहाँ का काम था वो महंगा जा रहा था इस हिसाब से, और कंपैरेटिवली मैनचेस्टर गुड वाज वेरी चीप, तो वीवर्स ने उनके साथ कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन ऑफ गुड क्वालिटी। ठीक है, जो जो कच्चा माल था, रॉ कॉटन था, वो उसकी सप्लाई जो थी इनसफिशिएंट थी, वो प्रॉपर नहीं मिला था, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तो ब्रिटेन चला जा रहा था, तो यहाँ पे कुछ बच ही नहीं रहा था। ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर द ब्रिटेन कुड नॉट गेट कॉटन सप्लाईज फ्रॉम द यूएस, दस रॉ कॉटन वॉज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। पहले तो वो अमेरिका से ले रहे थे, जब सिविल वॉर हो गया तो अमेरिका से हो गई ठप इन लोगों की सप्लाई। उसके बाद इन्होंने पूरा का पूरा कॉटन जो था इंडिया से लेना स्टार्ट कर दिया, तो इंडिया में वीवर्स के पास रॉ कॉटन की कमी आ गई थी, एंड उन लोगों को बहुत हाई प्राइस फेस करने पड़ रहे थे उस समय पे। तो बहुत प्रॉब्लम हो गई थी उस समय वीवर्स के सामने, क्योंकि जब रॉ ही मटेरियल नहीं है तो वो बनाएंगे क्या। सारा का सारा ब्रिटेन चला गया, ब्रिटेन में पूरा सब बन गया, और यहाँ पे जब आया तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव रेट्स पे आया, तो ना वो इधर के रह गए ना उधर के रह गए। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द्वारकानाथ टैगोर एज एन एंटरप्रेन्योर ऑफ बंगाल। ये भी आपका 2016 में आ चुका है। और या फिर आप ये लिख सकते हैं, क्वेश्चन इज एनालाइज करिए कॉन्ट्रीब्यूशन द्वारकानाथ टैगोर का इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन इनका क्या रहा था, ही मेड हिज फॉर्च्यून इन द चाइना ट्रेड बिफोर द टर्न टू इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। उन्होंने पहले अपना चाइना में एक बारी आजमाया, अपनी किस्मत को आजमाया था। ठीक है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट करने से पहले 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज उन्होंने सेटअप करी थी 1830 से 1840 के बीच में। टेगोर्स एंटरप्राइजेस सैंक अलोंग विद दोज अदर इन द वाइड बिजनेस क्राइसिस ऑफ 1840s। इनका जो बिजनेस था 1840s के टाइम पे, जो क्राइसिस, वाइड बिजनेस क्राइसिस, इन्होंने वाइडर बिजनेस क्राइसिस जो चल रही थी उस समय सभी के साथ चल रही थी, तो इन्होंने भी उस चीज़ को फेस किया था।
ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत क्या बोलते हैं हम, बिजनेस में ये बहुत पावरफुल थे एक तरह से देखा जाए तो। इन्होंने काफ़ी जो अपने सेटअप्स थे उससे इन्होंने काफ़ी कुछ इस्टेब्लिश कर लिया था, अपना बिजनेस जमा रखा था, ठीक है। तो उतना बुरे हाल इन लोगों के नहीं थे, क्योंकि जब हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स आए थे उसके बाद ही हमारे यहाँ की कंडीशन थोड़ी बेटर हो पाई थी। ओके, जैसे द्वारकानाथ टैगोर जी हैं, हुकुमचंद जी हैं, ठीक है, जे.आर.डी. टाटा हैं, तो इन लोगों ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया था हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज को, ठीक। हु वाज अ जॉबर, डिस्क्राइब द फंक्शंस एंड पोजीशंस। जॉबर्स क्या होते थे? जॉबर्स वो होते थे जो हमारे यहाँ के स्किलफुल एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करते थे एंड जनरली ट्रस्टेड वर्कर्स को, जो पुराने हो चुके हैं, जो जिनको काम आता है, ठीक है, जिन पे विश्वास किया जा सकता है कि वो जो लंबा टिकेंगे, उनको वो रिक्रूट करते थे। उनका वर्क इन पोजीशन क्या रहती थी? हिज मेन फंक्शन वाज टू गेट न्यू रिक्रूट्स, नए रिक्रूटमेंट्स करना, ठीक है, एंड पीपल जो गांव में है उनको जॉब दिलाना, ठीक है, जो अनएम्प्लॉयड है उनको जॉब दिलाते थे ये, ठीक है। उनको सिटी में हेल्प करते थे रहने के लिए, अगर सेटल होना चाह रहे हैं तो कभी कभी मनी भी प्रोवाइड करते थे उन्हें कि वो सिटी में सेटल हो पाए। उसके बाद ही वॉज अ पर्सन इन सम अथॉरिटीज एंड पावर, उनके पास कुछ अथॉरिटीज रहती थी, कुछ पावर रहती थी जिसका वो यूज कर सकते थे, ठीक है। कभी कभी एक चीज उनमें खराब थी कि वो गिफ्ट्स एंड मनी कभी कभी लोगों से, मतलब जो वर्कर्स थे उनसे डिमांड करते थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वसंत पाकर, अ मिल वर्कर सेड वर्कर्स वुड पे द जॉबर्स मनी टू गेट द सन वर्क इन द मिल। मतलब अगर उनको अपने लड़के को काम पे लगाना है तो उन्हें उन जॉबर्स को पैसा देना पड़ता था। तो कुछ कभी कभी बीच बीच में वो मनी एंड गिफ्ट्स मांगा करते थे वर्कर्स से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उनका नेगेटिव पॉइंट था, बाकी हेल्पफुल थे। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन इंडस्ट्रीज। जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस समय इंडियन इंडस्ट्री में क्या क्या फर्क पड़े थे, क्या क्या उस समय पे चेंजेस आए थे, ये लिखना है, ठीक है। और उसके इफेक्ट्स, इफेक्ट्स भी लिखने हैं आपको, ठीक। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अच्छे से लिखिएगा। एज द ब्रिटिश मिल्स वर बिजी विद द वॉर प्रोडक्शन टू मीट द नीड्स ऑफ आर्मी, मैनचेस्टर इम्पोर्ट इन इंडिया डिक्लाइन। जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था तो ब्रिटेन, आप जानते हो उस समय ब्रिटिशर्स इन्वॉल्व हो चुके थे वर्ल्ड वॉर के अंदर, तो उनका ध्यान जो था जो ब्रिटिश गुड्स था उसमें, और अपनी आर्मी को अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने में लग गया था। तो वो सारा का सारा प्रोडक्शन ना आर्मी की तरफ जा रहा था, तो उनका ध्यान इंडिया के प्रोडक्शन से हट चुका था एंड एक तरह से इंडिया का मार्केट उनके हाथ से निकल चुका था। इंडियन मिल्स गॉट अ वास्ट होम मार्केट टू सप्लाई। अब जो था इंडिया अपनी होम मार्केट में बहुत बहुत सारे सोर्सेज उनको दिखने लगे थे सप्लाई के, ठीक है। तो इंडियन मार्केट खुल चुका था क्योंकि ब्रिटिशर्स से थोड़ा थोड़ा आज़ादी मिल चुकी थी, ब्रिटिशर्स तो वर्ल्ड वॉर में बिजी हो गए थे, तो इंडियन मार्केट को थोड़ा सा सांस लेने की जगह मिल गई थी, ठीक है। एज द वॉर प्रोलॉन्ग इंडियन फैक्ट्रीज वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई वॉर नीड्स। जब वॉर तो 4-4 साल चली थी, तो उस समय उन लोगों को बहुत सारे ऐसे वॉर में ज़रूरत के सामान चाहिए थे, दैट इज़ जूट बैग्स, टेंट्स, लेदर गुड्स एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें उन्होंने हमारे इंडियन से कहा था कि आप बनाइए, ठीक है। तो इस तरह से वो भी एक अच्छी चीज़ थी कि हमारी इंडस्ट्री बढ़ने में सहायता मिली उससे। न्यू फैक्ट्री सेटअप होने लगी थी, ठीक है। मल्टीपल शिफ्ट्स वर रन इन द फैक्ट्री। जब डिमांड बढ़ी थी तो एक टाइम पे काम ही नहीं हो रहा था, जब इतना सारा काम होगा तो मल्टीपल शिफ्ट्स में होने लग गया था, ठीक है। डे नाइट वो काम होता रहता था। न्यू वर्कर्स एम्प्लॉय हुए थे, जब काम बढ़ गया, डिमांड बढ़ गई, तो वर्कर्स भी की भी डिमांड बढ़ गई एंड उनको एक्स्ट्रा काम करने को मिलने लग गया और नए नए एम्प्लॉयमेंट्स होने लग गए थे। नीचे So these are the factors led to increase the industrial production during the First World War. Effects क्या रहे? In Britain, cotton production collapsed and export of cotton cloth fell dramatically. ठीक है, जो इसके इफेक्ट्स क्या थे? जो कॉटन प्रोडक्शन था ब्रिटेन के अंदर वो कोलैप्स कर गया था बिकॉज उनका वहाँ से हाथ कमज़ोर पड़ गया था एंड जो एक्सपोर्ट था कॉटन का वो भी फेल डाउन, मतलब वो भी गिर चुका था। एज ब्रिटेन वॉज अनेबल टू मॉडर्नाइज compete with the US, Germany and Japan, British
इकोनॉमी क्रम्बल्ड, ठीक है। जब वॉर होता है तो ऑब्वियसली नुकसान तो होते ही हैं, तो उस समय भी ब्रिटेन को बहुत सारी नुकसान झेलने पड़े थे। एंड अब वो यूएस, जर्मनी, जापान इन सब से कम्पीट करने नहीं कर पा रहा था। विद इन द कॉलोनीज लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हैड ग्रेजुअली consolidated their position, substituting foreign manufacturers and capturing the home markets। ठीक है, जहाँ जहाँ पे उनकी कॉलोनीज बनी हुई थी वहाँ पे ऑब्वियसली बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े थे उस वर्ल्ड वॉर के, बट येस जो कॉलोनीज थी वो एटलीस्ट डेवलप कर गई थी एंड उनका जो होम मार्केट था वो उन कॉलोनीज ने वापस से कैप्चर कर लिया था। जैसे लाइक इंडिया में जब ये लोग उधर इन्वॉल्व हो गए, वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हो गए, तो हमारे इंडियंस जो थे इंडियन मार्केट को कैप्चर कर पाए थे एंड उनसे छुड़ा पाए थे, ब्रिटिशर्स के मार्केट से हम छूट गए थे। तो इस से हमारा मार्केट भी अच्छा हो गया था, हमें प्रॉफिट भी मिलने लग गया था, इंडस्ट्रीज भी बेटर होने लग गई थी। तो वर्ल्ड वॉर इज ऑल्सो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा था इंडियन इंडस्ट्री के ऊपर, ठीक है। तो ये थे कुछ 8 क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट भी थे, आप इनको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। इन केस आपको नहीं समझ में आता है यू कैन डिस्कस इट विद मी एंड मैं आगे भी उसके साथ डिस्कस कर सकती हूँ। सो आई होप यू गॉट द चैप्टर, यू गॉट द syllabus, you got the question answers, right? So next term में मिलते हैं, okay? Till then, good luck to all of you.